सुप्रभात। कक्षा 10 में बच्चों क्षितिज के काव्यखंड में जो अंतिम लेशन आपका है उसका काम चल रहा है। कन्यादान के अंतर्गत आप सभी ने व्याख्या अर्थगत प्रश्नोत्तर कर लिए और पिछले टर्न में आपको 1 से 3 तक पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको करके भेजा गया था, लिख करके लिखने के लिए प्रेषित किया गया था। सभी साथ साथ में काम अपना पूर्ण करते चल रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही विद्यालय खुलेंगे या अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले कापियाँ मंगाई जा सकती हैं तो वो देखी जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसके इंटरनल बोर्ड में भी हाई स्कूल में 20 नंबर के होते हैं, तो काम सबका बिल्कुल कंप्लीट विधिवत होना चाहिए कापी में। ठीक है, चलिए आज उसी क्रम में प्रश्नोत्तर के जो हमारे पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास हैं इसमें चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा था कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी। बड़ा ही सरल प्रश्न है। व्याख्या में आपको बताया गया है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी। ठीक है, ये प्रश्न है। इसको लिखते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी। ठीक, तो व्याख्या में आप लोगों ने पढ़ा है माँ के लिए बेटी उस संचित पूंजी की तरह ही होती है जिसे कोई मनुष्य आपत्ति काल में काम आने के लिए बचा कर रखता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी पूंजी को बचा करके आपत्ति काल के लिए रखता है, उसी तरह से माँ के लिए बेटी उस संचित पूंजी की तरह होती है जो जिसे कोई मनुष्य आपत्ति काल में काम आने के लिए बचा कर रखता है। ठीक है ना, क्योंकि बेटी माँ के सुख दुख की साथी होती है। ठीक है ना, वह उससे अपने मन की बात प्रकट करती है। माँ अपनी अंतिम पूंजी का कन्यादान तो करती है, किंतु उसके जीवन में रिक्तता आ जाती है, खालीपन आ जाता है। बेटी के जाने के बाद खालीपन महसूस करने लगती है माँ। यही कारण है कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझती है।
बेटी का कन्यादान करने के बाद माँ के जीवन में रिक्तता आ जाती है। उस बेटी का स्थान जिससे हर अपने सुख दुख की बात करती थी वो ससुराल चली जाती है। तो ये जो खालीपन महसूस होता है, रिक्तता उसके जीवन में आ जाती है। यही कारण है कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी के रूप में समझती है। ठीक है ना? उत्तर आ रहा होगा समझ में। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर ऐसा भी कह दिया जाए कन्यादान कविता में बेटे को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है, तो भी वही बात है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, तो भी वही बात है। यानी प्रश्न को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। उत्तर उसका वही है, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। ठीक है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। ये प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, यानी विदाई होते समय जब बेटी की विदाई होने जा रही थी तो उस समय की बात है। उस समय माँ ने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दिया। ठीक है, तो देखिए जिस समय बेटी की विदाई हो रही थी तो माँ अपना दायित्व समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके बेटी को निम्नलिखित सीखी। और ये सब उसने उसे सिखाया क्योंकि बेटी को अभी व्यवहारिकता का विशेष ज्ञान नहीं था, भोली थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, अभी वो दुनिया के दांव पेचों से परिचित नहीं थी। तो बच्चों, माँ ने जो बेटी को सीख दी वो निम्नलिखित है। देखिए पहली सीख जैसे उसने बताया कि पानी में झांककर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना। अब पानी में झांककर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना, यानी अपने सौंदर्य को देखकर बहुत अधिक इतराना मत। किसी के द्वारा सौंदर्य की प्रशंसा करने पर भी उनके इस शाब्दिक जालों में मत आना, क्योंकि लोग इसी तरह की प्रशंसा करके स्त्री को बंधन में जकड़ते हैं और आगे चल के उसे कष्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? और बात बताया कि वस्त्रों और आभूषणों को बंधन मत बनने देना। ये जो वस्त्र और आभूषण हैं इनके भी लालच में ना आना, ये भी स्त्री के बंधन होते हैं। इनसे भी किसी प्रकार का कोई मोह या लालच मत रखिएगा। इनसे भी बच कर रहना है हमें। इनके द्वारा भी व्यक्ति इन्हें प्रदान करके, दे करके महिलाओं को उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए अनेकों प्रकार के जो है काम जो हैं उनके लिए
बंधन के रूप में देते हैं। देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं वस्त्र आभूषण, लेकिन वास्तव में वे बंधन का प्रतीक होते हैं। तो इनसे भी हमें बच के रहना। अगली बात उसने बताई कि आभूषण बंधनों में बांधने के लिए नहीं होते, अपितु सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए होते। इस बात का याद रखना। केशवदास जी ने भी इसके लिए कहा था, यद्यपि सुजात सुलक्षणी कविता बनता मित्र भूषण भिन्न विराजिए कविता बनता है कि बिना भूषण के आभूषण के ये तीनों शोभायमान नहीं होते। तो ये मान लेना कि ये भूषण तो सिर्फ सौंदर्य को बढ़ाने के लिए है, वृद्धि के लिए है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा इसको महत्व मत देना। अगली भी बहुत अच्छी बात कही है कि मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना, मर्यादित रहना। किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किसको सम्मान दिया जाता है, इन सब बातों का ध्यान रखना। ठीक है ना। भोली भाली दिखने वाली, निरी सहिष्णु बनकर मत रहना। अत्याचार मत सहना, शोषण मत सहना, डटकर मुकाबला करना। यानी उसने बताया कि स्त्री जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रखना चाहिए। मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना, किंतु बेचारी भोली भाली दिखने वाली निरीह सहिष्णु बनकर मत रहना। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपना दायित्व समझकर बेटी को निम्नलिखित सीख देती है। नंबर 1, पानी में जाकर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना। नंबर 2, वस्त्रों और आभूषणों को बंधन मत बनने देना। और नंबर 3, आभूषण बंधनों में बांधने के लिए नहीं होते, अपितु सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए होते हैं। इस बात का ख्याल रखना। ठीक। नेक्स्ट नंबर 4, मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना, किंतु बेचारी भोली भाली दिखने वाली निरीह सहिष्णु बनकर मत रहना। आप डटकर मुकाबला करना। ठीक है। तो इस तरह की सीख बच्चों माँ ने बेटी को विदाई के समय दिया। तो इस तरह से इसमें जो पाठ पर आधारित 6 आपके प्रश्न अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, इसी प्रश्न के साथ ये पूर्ण होते हैं। अब इसी में आगे रचना और अभिव्यक्ति के आधार पे जो प्रश्न दिया है उसको देखते हैं हम। उसको लिखेंगे रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक। ये 5 प्रश्न आपके पूरे हो गए। अगला प्रश्न जो है रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक
उचित है। आपकी दृष्टि में कन्या को के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? ठीक है। कन्यादान जो शीर्षक रखा गया है उसमें कवि आपसे पूछना चाहता है कि कन्या के साथ ये दान शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है, सही है, गलत है? आपकी क्या विचारधारा है? आपको अपने विचार इस विषय में प्रकट करने हैं। देखिए, हर एक के विचार अपने अलग होते हैं, विचारधाराएं सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी विचारधारा क्या है। अब देखिए, इसमें कवि के अनुसार क्या है। कन्यादान शब्द में अर्थ दोष है। कवि कहता है कि कन्यादान शब्द में अर्थ दोष है, अर्थ का दोष इसमें समझ में आता है। कन्या का दान इस अर्थ में, कन्यादान ऐसी अनिवार्य परंपरा है जिसे करना ही है। इसके अंतर्गत कन्या को ऐसी वस्तु समझना कि वो त्याज्य है, त्याग देने वाली एक वस्तु है। इसके अंतर्गत कन्या को ऐसी वस्तु समझना कि यह त्याज्य, ये भाव जो है ये निंदनीय है। कन्यादान के अंदर इस तरह का जो भाव निकल रहा है, जो भाव स्पष्ट हो रहा है, वो बिल्कुल 100 में 100% निंदनीय है। इस भाव में कन्या एक वस्तु है और ऐसी वस्तु जो अतिरिक्त है उसे दान के नाम पर किसी को दे देना पुण्य है। ये भाव सर्वथा दोषपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कन्यादान शब्द में अर्थ दोष है। उसका अर्थ ये जो निकलता है कि कन्या को एक वस्तु समझना और घर की अतिरिक्त वस्तु समझना, जो किसी को दान दे करके पूर्ण समझा जाता है कि इसमें हमारा पूर्ण होता है। ये भाव इसमें जो निकलता है ये सर्वथा वास्तव में दोषपूर्ण है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यानी कन्यादान शब्द में अर्थ दोष है। कन्या का दान इस अर्थ में कि कन्यादान ऐसी अनिवार्य परंपरा जिसे करना ही है के अंतर्गत कन्या को ऐसी वस्तु समझना कि वो त्याज्य है, त्याग देने योग्य है। ये भाव हमेशा के लिए वास्तव में निंदनीय है। इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे अर्थ की दृष्टि से अर्थ दोष इसमें माना गया है। ठीक है, और इस भाव में कन्या एक वस्तु है और ऐसी वस्तु कहते हैं कि जो परित्यक्त, ऐसी वस्तु जो अतिरिक्त, ऐसी वस्तु जो त्याज्य, उसे दान के नाम पर किसी को दे देना ही पुण्य समझना, ये बात समझ से परे। ये भाव सर्वथा दोषपूर्ण है। तो इस तरह से बच्चों, कन्यादान पाठ के सभी जो प्रश्न अभ्यास आपके 1 से 5 थे और रचना व्यक्ति के आधार पर जो प्रश्न था, ये सभी प्रश्न आपके पूर्ण हो रहे हैं और इसी के साथ ही पाठ का समापन भी हो रहा है। और मैंने जैसा कि बताया था कि काव्य खंड का ये अंतिम पाठ है बच्चों। इसी के साथ ही आपका हिंदी का जो क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड का कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आप कॉपी में अपना काम पूर्ण कर लेंगे। विधिवत जिस किसी का भी रह गया है तो अपना काम कर लें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो पिछले भी कई वीडियो जो YouTube पर पड़े हुए हैं उसके माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है काम की आपको। ठीक है, इसके पीछे जो निराला जी का लेसन था वो भी कराया गया है, उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं।
तो उसके माध्यम से भी आप व्याख्या, अर्थगत प्रश्नोत्तर और ये पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास, ये सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। ये दोनों लेसन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों ये काम समाप्त हो रहा है। इसका अगले दिन अगले टर्न में अगले टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत होंगे। गद्य और पद्य का काम आज से आपका समाप्त हो गया। ठीक है।